तो हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये हमारा लास्ट वीडियो है जहां पर हमें कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करनी है ना। अभी तक हमने आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशन को देखा, इक्वेशंस की बात की, कुछ क्वेश्चंस की बात की, उसके पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा एक्सपेरिमेंटली। वहाँ पर हमने एक ग्राफ देखा था, उसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर समझते हैं और कुछ इफेक्ट्स देखेंगे कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही स्टार्ट करते हैं कि जैसे इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर लाइट की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा किया जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, समझते हैं। तो जो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला हमने देखा था कि I इज इक्वल टू NH न्यू अपॉन A, ऐसा करके कोई एक फॉर्मूला हमें मिला था, आपको याद होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए, तो हमारे पास कुछ ये फॉर्मूला मिल रहा था। आई होप कि आपको याद होगा। यहाँ आप क्लियरली देखोगे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ रहे। इट मींस अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो वहां पर फोटॉन्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब पहले कुछ इंटेंसिटी का लाइट लिया, उसमें मान लो 100 फोटोन थे, अभी इंटेंसिटी डबल कर दिया तो 200 फोटोन हो जाएंगे, ट्रिपल कर दिया तो 300 फोटोन हो जाएंगे। तो लाइट की इंटेंसिटी को जिस रेशो में हम बढ़ाएंगे उसी रेशो में फोटोन्स बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आई कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटोन्स बढ़ते। क्लियर है? तो अगर मैं लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूं तो फोटोन की काउंटिंग बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब हमें यह भी पता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो मेटल में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। जितने ज्यादा फोटोन स्ट्राइक करेगा मेटल सरफेस पर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा करंट भी होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा फोटो करंट। तो ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस वन इज इंटेंसिटी और यहां पर हम फोटो करंट की बात कर रहे हैं। और फोटो करंट जितना होगा सैचुरेशन करंट उतना और ही बढ़ जाएगा। क्लियर थी? सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। हमने देखा कि लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है। अगर इसको हम ग्राफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा। हमें ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। मान लो ये इंटेंसिटी है और यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। इट मींस जो ग्राफ आपको मिलेगा वो स्ट्रेट। क्लियर है? वहीं पर अगर मैं ये कहूं कि अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वहीं पर अगर मैं ये कहूं अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी, फोटो करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? अगर मैं ये कहूं कि इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क पड़ रहा है। अब दिमाग में ये आता है कि सर यहां तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई डिस्कशन नहीं, तो नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो है क्या। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कहां से आई होगी, फोटोन की एनर्जी से। फोटोन की एनर्जी मतलब रेडिएशन की एनर्जी। तो अगर हम
फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए, एफ को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट, या न्यू को क्या रख रहे हैं हम, कांस्टेंट। तो ये न्यू को अगर मैं कांस्टेंट रखते हुए सारी चीजें करता हूं तो आपको ग्राफ ये कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी लाइट की नहीं बढ़ेगी तो एनर्जी नहीं बढ़ेगी, एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन्स की जब एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए वो भी कैसा रहेगा, कम। क्लियर है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वैरी नहीं करेगा। क्लियर? अगर मैं यहां पर एक और ग्राफ बनाता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटेंसिटी से सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा है, क्या ये चीजें बड़ी हैं? नहीं। क्लियर? अगर ये सारे ग्राफ करके मैं एक साथ बनाऊं तो फिर कुछ ऐसी कहानी हमें यहां दिखाई देगी। मान लो एक लाइट है, इसका इंटेंसिटी है I, उसका सैचुरेशन करंट है IS। क्लियर? ये भी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, I करंट, फोटो करंट को। क्लियर? और इसके लिए हमारे पास पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। अब मैंने क्या किया, लाइट की इंटेंसिटी को डबल कर दिया। लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो गई, डबल हो गई। पहले I1 था, अभी कितना हो गया, 2I1। तो जो सैचुरेशन करंट है वो कितना हो जाएगा, 2IS। सीधी सी बात है ना, इंटेंसिटी डबल हो रही है, सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, ये सब चीजें बढ़ेगी, क्या ये बढ़ेगा? नहीं। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा तो ये ग्राफ कहां पर आकर मिलेगा, इसी जगह। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। क्लियर है? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी आपको समझ में आया कि अगर इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं तो क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं। क्लियर? अब यहीं पर इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। यहीं पर अगर मैं इंटेंसिटी की जगह फ्रीक्वेंसी लिखूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो अब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फिर ये घटनाएं घटेंगी। अच्छा, यहां पर लाइट की इंटेंसिटी को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, आई को कांस्टेंट रखा है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर रहा है फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात सभी को? तो एनर्जी अगर हम बढ़ाते हैं तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। फिर क्या होगा, यहां पर हमारे पास ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब हम किसका मतलब किसको इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कौन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगी। क्लियर है? यहाँ पर आई को हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट। यहाँ पर आई को हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। क्लियर है? लेकिन अच्छा, यहां पर सब जगह फ्रीक्वेंसी है, लेकिन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रोन या सैचुरेशन करंट, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट। क्लियर होने के बाद सिंपल सी बात है, अगर हमें इंटेंसिटी समझ में आ जाता है तो अपने आप समझ में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने, फ्रीक्वेंसी इस पे और इस पे डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, कौन नहीं बढ़ रहा है, सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ रहा है, हटाओ। कौन नहीं बढ़ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ रहा है। कौन नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ रहे हैं। कौन नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स नहीं बढ़ रहे। तो इस पर कोई इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी का फर्क नहीं पड़ता। अब अगर ऐसे ग्राफ की मैं बात करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये वाला ग्राफ। हाँ जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बार जो मेरा ग्राफ बनेगा, मैं किसको बढ़ा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ, और कौन चेंज हो रहा है। तो ये तो पोटेंशियल रहेगा, यहां से मैंने ग्राफ बनाया, लाइट की इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रही, क्लियर है, इंटेंसिटी नहीं बदल रही है तो सैचुरेशन करंट भी नहीं बदल रही। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने मान लिया पहले वाला, और पहले वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी मैंने मान ली 0, क्लियर है। अब दूसरी लाइट, इंटेंसिटी सेम है दोनों लाइट की, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग होने की वजह से दूसरी लाइट का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सॉरी, अलग हो जाएगा, है ना। फिर से समझते हैं, दो लाइट हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है, पहले वाली की फ्रीक्वेंसी, अच्छा दोनों की इंटेंसिटी कैसी है, सेम, इंटेंसिटी दोनों की कैसी है, सेम। दोनों लाइट की इंटेंसिटी सेम है तो ये वाला ग्राफ एक जैसा चलेगा, कांस्टेंट रहेगा करंट। यहां से जाके चूंकि एनर्जी अलग अलग है, जिसकी एनर्जी कम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, वो कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा तो कम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा तो ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। जिसके लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी कम होगी एनर्जी कम होगी और कम स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर, चलो इसको पॉज कर लो और नोट डाउन कर सकते हैं। यहां पर हमने दो इफेक्ट की बात की, एक इंटेंसिटी और दूसरा फ्रीक्वेंसी, क्लियर। चलो दो ग्राफ और देखते हैं बड़ा अच्छे से। पहला ग्राफ हमारे पास बन रहा है फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के लिए, और दूसरा ग्राफ हमारे पास बनेगा फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, क्लियर है। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलो देखते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है, हाँ जी, पहले हम देख रहे हैं ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखो ग्राफ बनाने के पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, यू नो दैट कि h न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ चाहिए तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाँ या ना, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन को बता रहा है ये ग्राफ। अच्छा अब मुझे दिख रहा है कि मैं इसको इससे कंपेयर कर सकता हूं, y is equals to mx plus c, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, बनाते हैं। तो अच्छा y एक्सिस पर कौन है, काइनेटिक एनर्जी, लिखा मैंने y एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी। x एक्सिस पर कौन है,
एक्स एक्सिस पर है फ्रीक्वेंसी, आप देख सकते हो एक्स पर मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा, और इंटरसेप्ट कैसा है नेगेटिव, स्लोप कैसा है पॉजिटिव। क्लियर है? तो अगर मुझे कोई ग्राफ बनाना है जिसका स्लोप पॉजिटिव है तो क्या वो ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा? बिल्कुल, क्योंकि स्लोप ये वाले एंगल रिप्रेजेंट करते हैं ना। और अगर ये एंगल में tan थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू 90 से छोटा है तभी tan पॉजिटिव होता है। यानी कि स्लोप पॉजिटिव आपको तब मिलेगा जब ये लाइन एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हुई होगी। पहली बात क्लियर हो गई है? तो हमारे पास स्लोप कैसा मिल जाएगा? पॉजिटिव। दूसरी बात, क्या इंटरसेप्ट जीरो है? नहीं, ऐसा ग्राफ तो नहीं बन सकता ना लाइन बीच में से जाए। इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव। तो लाइन कहीं यहां से होकर जाएगी और इस तरह से झुकी हुई होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? इंटरसेप्ट। तो ये आपके पास इंटरसेप्ट हो जाएगा जो फाई नॉट दिया हुआ है। ये जो स्लोप है, मतलब जो थीटा, tan थीटा, जिसको हम m बोल रहे हैं, विच इज इक्वल टू h। क्लियर है? और कैसा स्लोप है? पॉजिटिव। तो अब कभी भी कोई आपसे ये पूछे कि किसी भी मेटल का जो स्लोप रहेगा वो कांस्टेंट होगा या डिफर करेगा, आप बोलोगे कांस्टेंट, क्योंकि वो स्लोप किसके बराबर आ रहा है? h के। फिर तो ये भी क्वेश्चन बनता है, मान लो 2-3 मेटल दिए हो, उनके ग्राफ मुझे बनाना हो तो ग्राफ ऐसे ही बनेंगे ना। क्यों? क्योंकि सभी का स्लोप कैसा होगा? कांस्टेंट। सब एक जैसे झुके हुए होंगे, इट मीन सारी लाइंस कैसी बन रही होंगी? पैरेलल। फर्क सिर्फ इतना होगा, जितनी ज्यादा डिस्टेंस पर जो ग्राफ इंटरसेप्ट बनाएगा उसका वर्क फंक्शन उतना ही ज्यादा होगा। जिसके लिए वैल्यू ये कम होगी उसका वर्क फंक्शन उतना ही कम होगा। तो इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्लोप h को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप h, इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन। क्लियर है? तो जिस ग्राफ का इंटरसेप्ट ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा, जिस ग्राफ का स्लोप तो सभी का कांस्टेंट रहेगा। तो ग्राफ सब कैसे बनेंगे? पैरेलल बनेंगे। क्लियर? तो ये पहला ग्राफ हो गया जो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच बन रहा है। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए एक और ग्राफ की हम बात करते हैं, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको पॉज करके लिख लीजिए, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के लिए बन रहा है। चलिए देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को रब करके मैंने यहां क्या लिखा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है? चलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा? ई वी नॉट। अब ई यहां से मैं हटा दूं बच्चों तो ई कहां आ जाएगा? यहां पर और यहां पर, बाकी सब तो सेम रहेगा ना। इट मींस y एक्सिस पर इस बार कौन मिल रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। x एक्सिस पर अगेन कौन है? फ्रीक्वेंसी। लेकिन स्लोप किसके बराबर हो गया इस बार? h अपॉन e के। और इंटरसेप्ट किसके बराबर हो गया? फाई नॉट अपॉन e के। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्राफ नीचे जाएगा, तो अब इसको छोड़ देते हैं, है ना। और कोई चीज नहीं, बाकी सारी चीजें सेम। अब अगर कोई आपसे पूछे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर ग्राफ बन रहा होगा तो उसका स्लोप किसके बराबर होगा? उसका स्लोप होगा h अपॉन e के रेशियो के बराबर। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, और e क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा? पाई नॉट अपॉन e के बराबर होगा। क्लियर? तो बच्चों यहां पर ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक कंप्लीटली वाइंड अप हो जाता है। यहां के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए बच्चों, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।